नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर तमिलनाडु से है, जहां मंदिर उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। यहां करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि इसमें 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रथ पर ही बिजली का तार गिर गया था, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल हादसे के बाद मौके पर कोहराम मचा हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तो तमिलनाडु से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि मंदिर उत्सव को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें हादसा हो गया। बिजली का तार गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। 11 लोगों की मौत हो गई है और इसमें 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच आरा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लाख पाबंदी के बाद भी लोग शादी समारोह या फिर बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने से नहीं रुक रहे। अभी आरा से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक तिलक समारोह में कुछ युवक फायरिंग कर रहे हैं और फायरिंग के दौरान ही गोली लगने से दूल्हा और उसका भांजा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। घायल युवकों ने बताया कि तिलक समारोह में नाच का प्रोग्राम चल रहा था, तभी किसी ने गोली चला दी। लोग कुछ समझते तभी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। वहीं मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। नाच के दौरान कौन आया सर, गोली चला। कौन आया था? भीड़ नाम किसको देखे नहीं। किसका नाच था? नाच सर ये तो दूसरा कोई का बोल। शादी किसका था? शादी में नहीं था। आज क्या था? आज तिलक था। तो उसी दौरान नाचे के दौरान गोली लगाया? हाँ। कितने लोग को? ढेर लोग थे। नाच हो रहा था तो गोली चल रही थी, तो हम टेंट के पीछे थे। तब फायर हुआ तो लग गया। कितने लोगों को लगा? 2 आदमी को। 3 आदमी है ना? और 3 आदमी। दरभंगा के एक परिवार पर खुशियों के बदले दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर से बहन की डोली उठने वाली थी, उसी घर से भाई की अर्थी उठानी पड़ी। शादी में सब झूम रहे थे। मटकोर की रस्म निभाने के लिए महिलाओं की टोली निकल पड़ी थी। उसी रास्ते से गुलाब यादव के बेटे की बारात भी निकल रही थी। अश्लील गानों की धुन पर मदहोश बाराती महिलाओं की फोटो खींचने लगे, तो नीभा का भाई नितेश विरोध में उठ खड़ा हुआ। फिर क्या था, दोनों ओर से संग्राम छिड़ गया। तभी किसी ने नितेश के सिर पर वार कर दिया और वो वहीं गिर पड़ा। डीएमसीएच के डॉक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और जिस घर से बहन की डोली उठने वाली थी, उस घर से भाई की अर्थी उठानी पड़ी। तो हम लोग तो नाच गाने में लगे हुए थे। भाई जी ऊपर गाड़ी लोगो साइड कर रहे थे, जो वीडियो बना रहे थे वो उनको व्यवस्था में रखे हुए थे। उनको रोकने के चक्कर में भाई जी पे आक्रमण कर दिया गया। पूजा में लगे हुए थे, इधर पहाड़ में रथ वाला झगड़ा किया और हमारे बच्चा पर हमला कर दिया। और इससे बड़ा पहाड़ कैसे टूटे? घर में पहाड़ इतना बड़ा कर कुटुंब जुट गया था। ये सनसनीखेज वारदात हुई जाले के घोघराहा गांव में, जहां 25 अप्रैल को निरसुदास की बेटी नीभा की शादी होने वाली थी। इसके 3 दिन पहले 22 अप्रैल को मटकोर की रस्म के लिए घर की महिलाएं जैसे ही सड़क पर निकली, गुलाब यादव के बेटे की बारात से सामना हो गया। महिलाओं की फोटो खींचने के झगड़े में गुस्सैल बारातियों ने नीभा के भाई नितेश पर जानलेवा हमला कर दिया और वो वहीं गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। दरभंगा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीएमसीएच द्वारा पीएमसीएच रेफर किया गया
और पीएम से जाने में के रास्ते के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, एक गिरफ्तारी भी हुई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई, जिस घर में खुशियों की बारात सजने वाली थी उस घर आंगन में आज मातम पसरा हुआ है। जिस भाई ने दुलारी बहना की शादी को लेकर दिन रात एक कर दिया था, आज वो बहना दुखी मन से अपने भाई को अंतिम विदाई दे रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और बिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल लगातार जारी है। गोपालगंज में सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए घर को तोड़ दिया गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के गांव फुलवरिया में सरकारी जमीन पर पक्के मकान बनाए गए थे। अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस भेजी गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। इसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं औरंगाबाद में भी अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटा दिया गया है। हम आपको दो तस्वीर दो शहरों की दिखा रहे हैं। शहर के रमेश चौक से लेकर सब्जी मंडी तक सड़क किनारे कई दुकानें बनाई गई थी, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को कहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े पत्थर खदान के लीज से संबंधित दस्तावेजों की कॉपी अब चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 18 अप्रैल को चुनाव आयोग की तरफ से इस बाबत पत्र मिला था, जिसके बाद मुख्य सचिव ने ये रिपोर्ट भेजी है। हालांकि राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 3 मई को खत्म होने वाली थी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फरवरी महीने में राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर शिकायत की थी कि सीएम के पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज ली है। इस पर राज्यपाल ने धारा 191 और 192 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शिकायती पत्र को चुनाव आयोग के पास भेजा था। अब चुनाव आयोग ने इस पर आगे की कार्रवाई के लिए मंथन शुरू कर दिया है। आइए अब आपको बता दें कि आखिर उस शिकायत पत्र में क्या था। शिकायत पत्र में था कि मुख्यमंत्री ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपने नाम पर माइनिंग लीज ली है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही लोक सेवकों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप है। इसके तहत सीएम या मंत्री बनने के 2 महीने के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों से खुद को अलग करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। वहीं सीएम का माइनिंग लीज लेना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 9(a) के दायरे में भी आता है। इसके तहत कोई व्यक्ति सरकार के साथ व्यापारिक गतिविधि के लिए करार करने पर अयोग्य घोषित हो सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निरंजन जुड़े हुए हैं। निरंजन, देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से अब जो रिपोर्ट मांगी गई थी, जवाब तो अब दे दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं सीएम की। देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को हेमंत सोरेन सरकार ने रिपोर्ट सौंपी है, इस पूरी रिपोर्ट में उन्होंने यह जिक्र किया है कि जो खनिज पट्टा का मामला है वह चुनाव के समय, यानी जो चुनाव के नॉमिनेशन फाइल करते समय भी उसका जिक्र किया था। ये कहना है जेएमएम का। इसको लेकर के पूरी तरह से उन्होंने जिक्र किया है। तो उनका यह कहना है कि जो भी हमसे मांगा गया था, पूछा गया था सरकार से, पूरी दस्तावेज के साथ पूरी तरह से उसमें निहित करके उसमें सौंपा गया है। अब यह मामला जो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट का मामला है, पीओपी का जो मामला आता है, अब निर्वाचन आयोग इस पर गहन छानबीन करने के बाद फिर पुनः राज्यपाल को सौंपेगा ये मामला। इस कुल मिलाकर के इसमें 15 दिन का मामला, 15 दिन का समय लगेगा। यानी आप देखें तो जो प्रक्रिया एक है कि सरकार अपना पक्ष रखी, चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह ने चुनाव आयोग को दस्तावेज सौंपा, उसके बाद फिर उन्होंने इस पर गहन छानबीन करने के बाद फिर वह राज्यपाल को सौंपेंगे। यानी इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कई दिनों से
झारखंड में सियासत में एक नया मोड़ आया है। रघुवर दास ने भी परसों जिस तरह से जिक्र किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन की पत्नी और उनके जो प्रेस मीडिया सलाहकार हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं, ये तीनों कंपनी बनाई है। कंपनी बना करके कई एकड़ जमीन जो है औद्योगिक नाम से अपने ऊपर लिया है। लेकिन इसी बात को लेकर के जेएमएम ने भी अपनी बात रखी, बोला कि यह मामला जो है बहुत पुराना मामला है। यानी रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते हुए और खुद उद्योग मंत्री थे और खनिज का जो मामला था या जो भी कंपनी बनाई है शिव शक्ति प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद सोहराय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कल्पना सोरेन यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम से है और यहाँ से ठीक यानी आप रांची जिला के अंतर्गत बिल्कुल, तो यानी कि 15 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा निरंजन। जो रिपोर्ट सौंपी गई है उस पर मंथन होने के बाद अब राज्यपाल को वापस इसकी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पूर्णिया सिविल एयरपोर्ट के लिए बाधा बनी जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझ गया है। डीएम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सिविल एनक्लेव बनाने के लिए 52 एकड़ जमीन हस्तांतरित भी कर दिया है। अब जल्द ही इस इलाके को हवाई सेवा का एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पूर्णिया और आसपास के लाखों लोगों का एयरपोर्ट का सपना अब जल्द साकार होने वाला है। उड़ान योजना के तहत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के चुनापुर एयरपोर्ट से सिविल इनक्लेव बनाकर आम लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। सिविल इनक्लेव बनाने के लिए 52 एकड़ 18 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण भी किया गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण का मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया और हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। स्टे की वजह से पूरे 6 साल तक यह मामला अटका रहा, लेकिन 1.5 महीने पहले हाईकोर्ट ने पूर्णिया के डीएम को इस मामले को सुलझाने के आदेश देते हुए उन्हें 45 दिनों का वक्त दिया था। कोर्ट के आदेश पर तय समयावधि के भीतर सभी सुनवाई को पूरा करते हुए डीएम ने भू राजस्व विभाग को इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी है। अब भू राजस्व विभाग ने सिफारिश को स्वीकार करते हुए 2 फेज में कुल 52 एकड़ 18 डिसमिल जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी है। पूर्णिया एयरपोर्ट स्टेशन में जो सिविल टर्मिनल बिल्डिंग बननी है उसके लिए 52 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित होनी थी। इसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 9 मार्च को जो पूर्व से स्टे लगा था उसको हटाया गया था। 9 मार्च 2022 को एक आदेश पारित हुआ था जिसमें कलेक्टर कोर्ट को फिर से हियरिंग करके राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसके लिए 45 दिन की अवधि निर्धारित की गई थी। उस अवधि के अंदर सुनवाई पूरी करके राजस्व विभाग को अनुशंसा भेजी गई थी। कल दिनांक 25 अप्रैल को राजस्व विभाग ने जो अनुशंसा यहाँ से भेजी गई थी उसको अनुमोदित करके वहाँ से हमें प्राप्त हुआ था पत्र। उसके आलोक में जो सिविल एविएशन का डायरेक्टरेट है कैबिनेट सेक्रेटरीट बिहार सरकार के अंतर्गत उसको जमीन हैंडओवर कर दी गई है। पूर्णिया के चुनापुर वायु सैनिक एयरपोर्ट पर उड़ान से संबंधित सुविधाएं पहले से ही मौजूद है। उड़ान के लिए यहाँ हवाई पट्टी भी बनी हुई है जिसे हाल ही में रिपेयर किया गया है। ऐसे में सरकार को यहाँ बुनियादी ढांचा तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर देखना यह है कि आम लोगों के लिए हवाई सेवा कब शुरू होती है। न्यूज़ 18 के पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और बिहार झारखंड में मौसम का मिजाज आज भी तल्ख रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे में पछुआ हवा तेज रहेगा जिससे लू चलती रहेगी। मौसम विभाग से लोगों से दोपहर में घरों में रहने की अपील की है।
वहीं बिहार में आज के तापमान की अगर बात की जाए तो आज भी तापमान 40 से ऊपर रहने का अनुमान लगाया गया है। अब आपको बताते हैं प्रमुख शहरों के तापमान के बारे में और शुरुआत करेंगे सबसे पहले राजधानी पटना से। पटना में आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। गया की बात की जाए तो गया में अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में आज का तापमान 40 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। दरभंगा में आज का तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं भागलपुर की बात की जाए तो भागलपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं झारखंड में भी आज तापमान की यही स्थिति बनी रहेगी। यहां के कई शहरों में तापमान 40 के ऊपर रहने का अनुमान है। अब हम आपको वहां के भी प्रमुख शहरों के बारे में बताते हैं कि कहां पर किस तरीके का तापमान रहना है। राजधानी रांची से शुरुआत करेंगे तो रांची में आज की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। धनबाद में आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बोकारो में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं पलामू में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। गया से गुजरने वाली प्रसिद्ध फल्गु नदी में बरसात के अलावा कभी पानी नहीं रहता, लेकिन बिहार सरकार ने अब ये मन बना लिया है कि इस नदी में सालों भर पानी रहेगा। कैसे और उसके लिए जल संसाधन विभाग अब क्या करने जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कि फल्गु नदी को माता सीता का शाप मिला हुआ है, जिसकी वजह से बरसात के समय को छोड़ दें तो ये नदी सालों भर पानी के लिए तरस जाती है। नदी में जल न हो तो उसके किनारे रहने वाले लोगों को परेशानी तो होती ही है, पर सबसे ज्यादा दिक्कत देश विदेश से आए उन श्रद्धालुओं को होता है जो पिंडदान का संकल्प लेकर गया जी आते हैं। लेकिन जल संसाधन विभाग ने अब इस समस्या को दूर करने का मन बना लिया है। विष्णुपद मंदिर के अगल बगल तीर्थ यात्रियों के पानी की समस्या को देखते हुए एक रबर डैम के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें लगभग 2 फीट तक पानी जमा रहेगा। कुछ तो इंस्टॉल हो गया है रबर डैम, तो वो रबर डैम रहेगा नीचे और पूरा सालों भर पानी फल्गुनी वन में रहेगा। घाट भी बना रहे हैं, वहाँ लोगों को क्रॉस करने के लिए ब्रिज भी दे रहे हैं और पूरा वहाँ का एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का भी प्लान वहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि जब और इस साल जब भी आपको पितृपक्ष होगा, उस पितृपक्ष से पहले पानी वहाँ परमानेंट रहना शुरू हो जाएगा। जल संसाधन विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर विभाग के मंत्री संजय झा का दावा है कि इस बार पिंडदान करने वाले तीर्थयात्रियों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। जल संसाधन मंत्री बताते हैं कि उपसतही प्रवाह को रोकने के लिए अप स्ट्रीम में नदी में मौजूद चट्टान के तल तक सीट पाइल का निर्माण कराया जाएगा। नीचे में रॉक मिल जाना, पत्थर मिल जाना, फिर संजोग से वो स्टडी में जा करके रॉक मिल गया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टील सीट पाइल उस रॉक तक ले जाता है, जो वहाँ तक ले जाया जाता है, और उससे पानी जो है वही पानी फल्गु का ही पानी है, कोई बाहर से पानी नहीं डाल रहा है। ये बात क्लियर कर देता हूँ कि वही फल्गु का पानी वो सरफेस में ऊपर आ जाता है और उसको होल्ड करके रखना था। पूरा रबर डैम बना रहे हैं, बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी। देश के जाने माने पर्यावरणविद और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने भी फल्गु नदी के दौरे के बाद ये कहा था कि इस नदी में सालों भर पानी रह सकता है। फल्गु के बेसिन में जितने भी ताल पाल झाल हैं उन सबको एक तो रिजोनेट कर दो, जिससे फल्गु का रिचार्ज बढ़ जाए। नंबर 1, जो भी फल्गु बेसिन में वाटर बॉडीज हैं पुरानी, उनको थोड़ा रिजोनेट करना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।